नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में बात करेंगे यूसीसी पर सवाल, सीएए पर बवाल। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बड़ा ताव चला है और सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून को देश में लागू कर दिया है। नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता प्रदान करेगा। हालांकि ये कानून पूर्वोत्तर राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में लागू नहीं किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में लागू नहीं किया जाएगा, जिनमें संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत विशेष दर्जा प्राप्त क्षेत्र में शामिल है। आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलेगी। भारत के पड़ोसी देशों से धार्मिक उत्पीड़न के कारण 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता प्रदान करेगा। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार की ओर से लागू किए गए सीएए को लेकर उत्तराखंड में सियासत शुरू हो गई थी। कांग्रेस सरकार की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि चुनाव से पहले धार्मिक ध्रुवीकरण के रथ में सवार भाजपा कभी यूसीसी और कभी सीएए का दाव चल रही है, लेकिन जनता भाजपा की कार्यप्रणाली को समझ रही है। वहीं भाजपा का कहना है कि जनता से किए हुए वादे को ही सरकार ने पूरा किया है। इसके साथ ही उत्तराखंड में भाजपा ने यूसीसी और सीएए को जन जन तक पहुंचाने की रणनीति तैयार की है। भाजपा का दावा है कि यूसीसी और सीएए से वातावरण भाजपा के पक्ष में हुआ है। सवाल यह है कि क्या यूसीसी और सीएए भाजपा का चुनावी मुद्दा है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। उससे पहले रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए समय बेहद कम रह गया है। माना जा रहा है कि एक सप्ताह के भीतर कभी भी आचार संहिता की घोषणा हो सकती है, लेकिन इससे पहले मोदी सरकार ने अपना बड़ा दाव चला है। सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून को देश में लागू कर दिया है। नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता प्रदान करेगा। हालांकि ये कानून पूर्वोत्तर राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में लागू नहीं किया जाएगा। वहीं मोदी सरकार के इस फैसले के बाद उत्तराखंड में भी जश्न का माहौल है। मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया है। ये देखिए, ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम था माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। जिस प्रकार से देश के अंदर धारा 370 समाप्त हुई, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया, अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन गया। इसी प्रकार से बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में रहने वाले जो हिंदू थे, फारसी थे, बौद्ध थे, जैन थे, उन सभी को, सिख थे, उन सभी को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये उनकी सुविधा के लिए बनाया था, जो पीड़ित थे, जिनके साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में धामी सरकार ने यूसीसी को विधानसभा से पारित कराया और अब मार्च के महीने में मोदी सरकार ने सीएए लागू करने का फैसला लिया है। इसको देखते हुए उत्तराखंड में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसके साथ ही राज्य में सीएए और यूसीसी के मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा धार्मिक ध्रुवीकरण के रथ में सवार होकर कभी यूसीसी और कभी सीएए का दाव चल रही है, लेकिन जनता भाजपा की कार्यप्रणाली को समझ रही है। वही भाजपा का कहना है कि जनता से किए हुए वादों को ही सरकार ने पूरा किया है। इसके साथ ही उत्तराखंड में भाजपा ने यूसीसी और सीएए को जन जन तक पहुँचाने की रणनीति तैयार की है। भाजपा का दावा है कि यूसीसी और सीएए से वातावरण भाजपा के पक्ष में है। चुनाव के करीब थे, अब उसको लागू करा है। भैया, सीएए हमारे घोषणा पत्र का अंग था, हमने इसको कानून बनाया, अब लागू हम अपनी सरकार में कर रहे हैं। समय कौन सा चुना जाना है ये कांग्रेस से पूछ के तय नहीं होता है। ये ठीक है कि आज सीएए के बाद जो माहौल बना है वो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है और बड़ी संख्या में ऐसे लोग जिन्होंने देश की आज़ादी का युद्ध सामूहिकता से लड़ा, बड़ी संख्या में उन देशों के अंदर है जहाँ उन पर अत्याचार, अन्याय हो रहा है। तो हमने पहले ही कह दिया, बीजेपी के दिमाग में ना तो देश है, ना देश का विकास है, ना देश की अंदरूनी जो गंगा जमनी तहजीब है उसका क्षय होना उनकी नज़र में नहीं है। उनके दिमाग में केवल एक एजेंडा रहता है, चुनाव और सत्ता। वो इसको प्राप्त करने के लिए मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी जी एसू को बाहर कर सकते हैं और अडानी को अंदर कर सकते हैं। और
यूसीसी और ये दोनों हमने पहले शंका जता दी कि इसकी टाइमिंग को लेकर हमको शंका है। 2019 के इनके मैनिफेस्टो में है, लगातार इनके जो विचारक हैं वो इस बात को कहते थे सीएए को लेकर और यूसीसी को लेकर। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लोगों को सदस्यता देने के लिए, देश की नागरिकता देने के लिए, वो लोग जो धर्म के नाम पर जो अल्पसंख्यक थे और पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर और बांग्लादेश के अंदर जिनकी प्रताड़ना हुई और जो 2014 से पहले यहाँ रहते आ रहे हैं उससे पहले से, और वो लोग ये कहते हैं कि हम किसी कीमत पर भी मर जाएंगे लेकिन हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, उन लोगों के लिए हमने ये कहा कि उन लोगों के लिए उनको ये देश है, उनका देश है। हम कोई भी चीज़ फायदे के लिए नहीं करते हैं। दूसरी बात यह कि जो समाज में विभिन्न प्रकार की अलग अलग जाति वर्ग धर्मों में विकृतियां हैं, कुरीतियां हैं, उन सब गलतियों का, उन सब कुरीतियों का समाधान सही प्रकार से हो, समाज समरस हो, एक रस हो, एक कानून हो, उस आधार पर हमने यूसीसी लाने का जो निर्णय किया और यह यूसीसी पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार का यह पूरे देश भर के लिए एक उदाहरण बना है। हम उत्तराखंड में पहले, पूरे देश भर में हम पहले राज्य हैं जहां हम यूसीसी को लागू कर रहे हैं। कुल मिलाकर चुनाव से पहले यूसीसी के बाद सीए के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। एक तरफ जहां भाजपा जनता से किए हुए वादों को पूरा करने का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल सरकार के फैसले की टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखना होगा लोकसभा चुनाव में इसका क्या कुछ असर देखने को मिलता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो उत्तराखंड में सीए को लेकर अब रार छिड़ती हुई नजर आ रही है, जहां एक और विपक्ष का कहना है कि टाइमिंग्स पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि चुनाव नजदीक है, इसलिए सीए को लाया जा रहा है और जनता कहीं ना कहीं समझ रही है धर्म की ध्रुवीकरण की राजनीति और तमाम बातें विपक्ष द्वारा कही जा रही है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं गौरव पांडे जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन खन्ना जी, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीसी थपलियाल जी, वरिष्ठ नेता यूकेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष झा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गौरव पांडे जी, सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे करूंगी। अगर हम बात करें यूसीसी और सीएए की, तो यूसीसी लागू हुआ, विपक्ष ने सवाल उठाए कि उत्तराखंड को ज़रूरत नहीं थी यूसीसी की, और वो एक तरीके से यूसीसी है भी नहीं क्योंकि कई वर्गों को उसमें उससे अलग रखा गया है। अब आप सीए लेकर आए हैं, उसकी टाइमिंग्स पर विपक्ष सवाल उठा रहा है और ये कहना है कि लोकसभा चुनाव है, इससे आप इसे एक बड़ा मुद्दा बनाना चाह रहे हैं। जी, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि आज आपने इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक के डिस्कशन के लिए मुझे अपने चैनल पे बुलाया। और रही बात आपकी, जो आप कहना चाह रहे हैं कि यूसीसी और सीएए की पहले हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएं, मैं उसके लिए हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने देश में पहला ऐसा राज्य बनाया जो यूसीसी लेके आया। और दूसरी ओर हमारे विश्व के सबसे प्रभावशाली नेता नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो सीएए कानून लाया, उससे आज पूरे देश में गर्व का माहौल है। पूरा देश खुश हो रहा है कि जो धर्म के आधार पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अपनी धर्म के नाम पर लोग जो वहां से प्रताड़ित हो रहे थे, उनको इस देश ने उनको इस देश में स्वागत किया गया है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ठीक है, लेकिन टाइमिंग्स को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, टाइमिंग्स लोकसभा चुनाव है, इससे पहले सीए की ध्यान नहीं आई या फिर इससे पहले जो तमाम विरोध भी हुआ था वो हमने देखा था, और यूसीसी की टाइमिंग्स पर भी सवाल उठाए गए। लोकसभा चुनाव है, इससे आप जनता को कहीं ना कहीं एहसास कराना चाहते हैं कि आपकी पार्टी बेहतर है और पार्टियों से, और एकदम ये जनता इन मुद्दों को भूले नहीं, इसलिए बिल्कुल एंड मोमेंट पर आकर आप ये सब चीजें कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको फिर अवगत कराना चाहता हूं, सीए 9 दिसंबर को लागू हुआ था, मगर उसकी गजट नोटिफिकेशन अभी आई है। उसके बीच में कोविड जैसी महामारी रही है, और उस महामारी में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस हिसाब से देश को अपने हाथों में लिया, हमें फ्री राशन दिया, हमें वैक्सीन दी, हमको ही नहीं पूरे विश्व को दिया। और जहां तक रही टाइमिंग की बात, विपक्ष का काम है सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगाना। उनको प्रॉब्लम क्या है? उनको सीएए से प्रॉब्लम क्या है? हम बोल चुके हैं, ये कानून नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता देने का कानून है।
विपक्ष को तो हर चीज में प्रॉब्लम रहती है। चलिए ठीक है, विपिन जी जवाब देंगे इसका। विपिन जी, क्या प्रॉब्लम है यूसीसी से, क्या प्रॉब्लम है सीए से, या फिर ये विपक्ष का डर रहा हो गया कि आप कुछ भी करें हम विरोध करेंगे? यशी जी, समस्या कुछ नहीं है। समस्या है भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। देखिए, सीए का आपने वादा किया था, अभी आपने रोना रो दिया कि जी कोरोना आ गया था इसलिए हम इसको लागू नहीं कर पाए, अब एंड टाइम पे आपने इसको लागू किया, चलिए कोई बात। लेकिन आप मुझे बताइए, सीएए लागू करने से जनता को क्या फायदा होने वाला है? आपने वादे तो बहुत किए थे, केवल आप सीएए लागू करने के बाद आप सोच रहे हैं कि आप जनता को रोजगार मिल गया, व्यापारी को व्यापार मिल गया। आपने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी का, आप उस पर कोई जवाब देने वाले नहीं है। आपने कहा था किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, ये भी आपका वादा था, उस पर आप कुछ भी जवाब देने को तैयार नहीं है। आप कह रहे थे काला धन वापस आएगा, इसके बाद जो काला धन है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, जो कागज दिखाने को तैयार नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर आपका कोई जवाब नहीं है। महंगाई कम करने की बात भी आपने करी थी, उस पर आपका कोई जवाब नहीं है। हर खाते में 15 लाख रुपए आएंगे काला धन आने के बाद, 15 रुपए भी शायद किसी के खाते में नहीं आए, उस पर आप कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। 100 स्मार्ट सिटी का वादा आपने किया था, स्मार्ट सिटी का आप देख लीजिए देहरादून में क्या हाल है। रुपया मजबूत होगा, यह भी बहुत बड़ा वादा था कि जिस देश की सरकार गिरी हुई होती है उसका रुपया भी गिर जाता है। क्या रुपया अगर गिर रहा है तो क्या सरकार गिरी हुई है? चीन को लाल आंखें दिखा रहे थे, चीन को अपनी जमीन दे दी। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार के नए नए आयाम भारतीय जनता पार्टी ने गढ़ दिए। क्या केवल सीएए लाने से ये सारे मुद्दे गौण हो जाएंगे, सारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे? विपिन जी, इसका कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं होंगे। और ये बात विपक्ष भी जानता है इस बात को कि बेरोजगारी रोजगार देने से ही जाएगी, महंगाई कम करने से ही कम होगी, ये बात तो हमें पता है, बहुत लॉजिकल बात है ये। लेकिन आपने अभी कहा कि सीएए से लाभ क्या होगा, तो जिन लोगों को वाकई होगा, जिन लोगों को वाकई नागरिकता मिलेगी, आप उनके दिल से पूछे जाकर कि जो धार्मिक अल्पसंख्यक है, सुनिए, जो धार्मिक अल्पसंख्यक है उनको इससे फायदा होगा, एक सम्मानजनक जीवन जी पाएंगे। आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते या आप चाहते हैं कि ना रखें, वो सम्मानजनक जीवन ना जिए? नहीं किया ऋषि जी, सबसे पहले बता दूं, मैंने विरोध नहीं किया। मैंने ये कहा है कि सीएए आप ले आए हैं, आपकी टाइमिंग है, आप चुनाव में कहीं ना कहीं आप अल्पसंख्यक समुदाय को एक मैसेज देना चाहते हैं। लेकिन मेरा सवाल जो है, मेरा सवाल ये है कि जो मुद्दे देश की जनता के हैं, उन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है, वो स्टैंड पहले भारतीय जनता पार्टी क्लियर करे। चलिए ठीक है, वापस आते हैं, इस पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। पीसी थपलियाल जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं सीए और यूसीसी दोनों को ही लेकर, क्योंकि दोनों ही उत्तराखंड में, यूसीसी भी सबसे पहले उत्तराखंड में लागू और सीए पूरे देश में लागू हो चुका है, तो इसका क्या असर उत्तराखंड में देख पा रहे हैं और क्या वाकई ये एक मास्टर स्ट्रोक है जिससे विपक्ष को बौखलाहट हो रही है? देखो, विपक्ष को बौखलाहट होने का एक्चुअल में, अगर जो गंभीर लोग हैं वो जानते हैं कि इन लोगों का ये धंधा हो चुका है, ये पहली बार नहीं है, ये तीसरा चुनाव है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं गंभीर नहीं हूँ? आप क्या कहना चाहते हैं? मैं गंभीर नहीं हूँ, मुझे सीरियसली नहीं ले रहे हैं आप गंभीर हैं। आप बहुत गंभीर हैं। आप तो इस मुद्दे में एक आत्म मंथन और पब्लिक व्यू चाहते हैं। पॉलिटिकल एंगल क्या देख रहे हैं? अभी जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि जिन जिन बातों को इन लोगों ने बोला था उसमें कुछ तो किया नहीं इन्होंने। अब मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता, मैं उनको मैं बोल रहा हूं, ये मेरे भी विचार हैं कि इन लोगों ने क्या क्या बोला था। 2019 में उन्होंने स्पष्ट बोला कि 2014 में भ्रष्टाचार के नारा दिया, 15 लाख का नारा दिया, वो कुछ नहीं हुआ। 2019 में पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन कोई नजर नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा बैरी। अब वो जैसे चुनाव खत्म हुआ, गौरव पाटिल जी, अभी नहीं, बीच में नहीं, मैं आऊंगी आपके पास, रुक जाइएगा। पीसी थपलियाल, आप कंटिन्यू करिए प्लीज। गौरव जी रुकिएगा प्लीज। जी मैडम, उस समय ऐसा लगा कि पुलवामा किया गया। देखो, पुलवामा सब जानते हैं कि पुलवामा एक शक के घेरे में आज भी है
और उसमें आप कई जैसे लोग इस देश के लिए, आप जैसे लोग इस देश के लिए क्या कहते हैं, अपनी सेवा की बात गौरव कर जी रहे हैं। प्लीज, अरे मैं ये फौजी अच्छी हूँ बात यार, नहीं है, प्रकाश जी। गौरव जी, कहाँ से आ गौरव गया जी, गौरव भगवान जी, ने? गौरव जी, एक सेकंड प्यार जी रुकेगा। आप गौरव लोग जी, अपने गलत को गौरव जी प्रश्न- बीच में अरे इंटरप्ट भाई, नहीं मैं करें। देश द्रोही हूँ। कैसे चलेगा? अरे मैंने फौज में नहीं, ये झक क्या मारी बात है हुई? भैया। आप अपने ये सैनिकों पे देश भी प्रश्न चिन्ह लगाएंगे? तपलियाल जी, मेरी बात सुन लीजिए। गौरव जी, पहले तो आप मेरी बात सुनिए। गौरव जी, मेंटेन द डेकोरम ऑफ द मैं ये डिबेट। बोल रहा हूँ कि 2019 के चुनाव के बाद सारा पुलवामा खत्म। चलिए ठीक है, आज चर्चा जो- को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। और इसी बीच बड़ी खबर आपको हम राजस्थान से बता रहे हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, जैसलमेर में तेजस फाइटर प्लेन हुआ क्रैश। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पोखरण में भारत शक्ति युद्धाभ्यास में था शामिल। बता दें कि पीएम के कार्यक्रम साइट से 100 किलोमीटर दूर हुआ है यह हादसा। हादसे में पायलट सुरक्षित होने की खबर सामने आ रही है। बड़ी और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जैसलमेर में तेजस फाइटर प्लेन हुआ क्रैश। पोखरण में भारत शक्ति युद्धाभ्यास में ये प्लेन शामिल था और पीएम के कार्यक्रम साइट से करीब 100 किलोमीटर दूर ये हादसा हुआ है। तस्वीरें भी आपको हम घटनास्थल की दिखा रहे हैं। हादसे में पायलट के सुरक्षित होने की खबर सामने आ रही है। जैसलमेर में तेजस फाइटर प्लेन हुआ क्रैश। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, पोखरण में भारत शक्ति युद्धाभ्यास में था शामिल। पीएम के कार्यक्रम साइट से 100 किलोमीटर दूर ये हादसा हुआ है और जहां पर यह हादसा हुआ वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर मौजूद है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। फिलहाल पायलट सुरक्षित है, ये राहत की खबर है। और देवभूमि के दंगल में बात कर रहे हैं सीए और यूसीसी को लेकर। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पीसी थपलियाल जी अपनी बात को पूरा करेगा फटाफट, और गौरव जी आपसे रिक्वेस्ट है कि बीच में इंटरप्ट मत करेगा। था कि 2019 का माहौल खत्म होने के बाद पाकिस्तान का मुद्दा, मैं तो छाती फोड़ फोड़ के प्रधानमंत्री जी कह रहे थे बदला लूंगा, वो बदला चुनाव के बाद फिनिश। अब आ गई बारी इस चुनाव में। मैंने अपने विपक्ष भाइयों को बोला है कि ये भी वैसा ही गुब्बारा है जैसा गुब्बारा यूनिफॉर्म सिविल कोड था। सेम गुब्बारा, एक गुब्बारा यहाँ से धामी जी ने फुलाया, उसमें भी वही था कि ये बाबा जनजाति लोगों को हम छेड़ेंगे नहीं। देखिए, एक देश एक निशान एक संविधान की बात करने वालों का दोहरा व्यवहार देखिए कि कोई भी कानून बना रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के लिए नहीं है ये कानून। कौन सा? जो इस सीए है। इन्होंने पहले कहा था कि एनआरसी पहले लागू होगा उसके बाद सीए लागू होगा। अब जनता बेचारी भूल गई। अब वो एनआरसी नहीं होगा बोला। एनआरसी वाज बहुत कठिन प्रवेश था, अब उसको नहीं छू रहे। अब केवल सीए नाम का गुब्बारा फुलाया जा रहा है और ये धार्मिक लोग, बाप रे, अपना देश तो समझ नहीं रहा है। अपने देश में जो गरीबी है, जो बेरोजगारी है, जो यहाँ पे महंगाई है, वो नहीं समझ रही है। अब ये दूसरे पाकिस्तान में दुखी लोग, अफगानिस्तान में दुखी लोग, बांग्लादेश में दुखी लोगों का ठेका लेने जा रही है मेरी सरकार। सलूट करता हूं मैं सरकार को। ये सरकार ये नहीं सीख रही है कि आज इकोनॉमिक के आधार पे बांग्लादेश हमसे आगे बढ़ गया है, आज पाकिस्तान भी हमसे आगे बढ़ गया है। जो गरीबी रेखा, जो गरीब, जो बुरा हाल बदहाल इस देश का में लोगों का है, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश से मैडम हम ठीक है। पीसी थपलियाल जी वापस आएंगे, उसके बाद राजेंद्र चौधरी जी का रुख करेंगे और सीधे आपको ले चलते हैं बाजपुर, जहां पर लाभार्थी सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। भारत माता की। आज बाजपुर में लाभार्थी सम्मान समारोह में अभी आप सब लोगों ने जिनको यहाँ से सुना, हमारे इस नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार में रक्षा एवं पर्यटन मंत्री के नाते जिन्होंने हमारे उत्तराखंड राज्य से भारत की सरकार में प्रतिनिधित्व किया है और
2024 के आम चुनाव में जब हम तीसरी बार अपने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मतदान करने वाले हैं, उसमें हम सब के समक्ष उनको प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के नाते माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने नामित किया है। ऐसे आदरणीय अजय भट्ट जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जुझारू एवं कर्मठ, जो भगवान बद्री विशाल की धरती से हम सब के बीच में पूरे उत्तराखंड से अब देश की संसद में भी राज्यसभा में जिनको उत्तराखंड से जो निर्वाचित हुए हैं, आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे इसी क्षेत्र से जिन्होंने लंबे समय से यहां से भी और अब गदरपुर से विधायक है, उत्तराखंड सरकार में मंत्री रहे, आदरणीय अरविंद पांडे जी, विधायक हमारे काशीपुर आदरणीय त्रिलोक सिंह चीमा जी, जिला अध्यक्ष भाई गुंजन सुखीजा जी, हमारे पूर्व सांसद और उत्तराखंड बीज प्रमाणीकरण के अध्यक्ष और हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय बलराज पासी जी, हमारे मंडी परिषद के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अनिल डब्बू जी, जसपुर क्षेत्र के पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल जी, पूर्व दर्जा मंत्री और हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में जो बहुत कर्मठता से यहाँ की आम जनता और सामान्य जनता के लिए लगातार जूझते हैं, भाई राजेश कुमार जी, निवर्तमान मेयर काशीपुर बहन उषा चौधरी जी, लोकसभा के संयोजक भाई विवेक सक्सेना जी, श्री मुकेश जी अध्यक्ष अनुसूचित जाति आयोग, भाई गुरविंदर सिंह चंडोक जी, भाई विकास शर्मा जी प्रदेश मंत्री, डॉक्टर सुदेश चौहान जी, श्री मोहन सिंह बिष्ट जी, श्री बिट्टू चौहान जी, हमारे पूर्व विधायक और जिन्होंने लगातार कई सालों तक इस तराई क्षेत्र से काशीपुर से उत्तराखंड की विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया है, मेरे अभिभावक आदरणीय हरभजन सिंह चीमा जी, श्री राम मल्होत्रा जी, डॉक्टर गिरीश जी, श्री दीप जी एवं मंच पर आसीन सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, सभी जनप्रतिनिधिगण, यहाँ के हमारे जिलाधिकारी श्री उदयराज जी, एसएसपी श्री मंजूनाथ जी एवं आज यहाँ पधारे विभिन्न संगठनों के हमारे सभी प्रतिनिधिगण, सभी आए हुए मेरे बड़े बुजुर्ग, माताएं बहनें, मेरे सभी नौजवान साथियों, उपस्थित हमारे सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों ने आज इतनी बड़ी संख्या में आकर पूरे रास्ते भर हेलीपैड से लेकर यहां पहुंचने तक आपने जिस प्रकार से मेरा और हम सभी का यहां पर स्वागत किया, अभिनंदन किया, अपना आशीर्वाद दिया, मैं भी आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमन करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, ये तराई की पावन भूमि जब से यहाँ हमारे प्रथम गुरु नानक देव जी ने और दसवें श्री गुरु गोविंद सिंह साहब के चरण पड़े थे, तभी से ये धरती लगातार फलती फूलती रही, लगातार आगे बढ़ती रही और इस धरा को लगातार हमारे गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त होता रहा। इस पावन धरा को सींचने का काम हमारे सिख परिवारों ने भी बड़ी मेहनत से किया। अन्य क्षेत्रों से आए हुए, पूर्वांचल से आए हुए, बंगाल से आए हुए, अनेक हरियाणा, पंजाब, अनेक स्थानों से आकर इस धरा को लगातार लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। ये सही मायने में कहिए तो एक लघु भारत अगर कहीं बसता है तो हमारे इसी तराई में बसता है। अगर मिनी भारत के स्वरूप कहीं दिखते हैं, मिनी भारत कहीं दिखता है, लघु भारत कहीं दिखता है, तो ये हमारी बाजपुर की धरती, ये काशीपुर की धरती, यहां से लेकर रुद्रपुर और खटीमा तक की धरती में दिखता है। यदि मैं कहूं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की जीवंत परंपरा को कोई जीवंत रखने का काम करता है तो ये तराई की धरती है, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं होगी।
भाइयों बहनों, आज जिस तरह से हमारे सभी गुरुओं ने, चाहे गुरु नानक देव जी हो, चाहे दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी हो, या हमारे अन्य मतों में मानने वाले जिन्होंने भी हमको प्रेरणा देने का काम किया है, उन सभी की मैं बात करूं तो उन्होंने हमेशा मानवता का पाठ हमको पढ़ाया है कि किस प्रकार से मानवता होती है, किस प्रकार से काम किया जाता है। उसी को ध्येय वाक्य मानकर, उसी को एक संकल्प मानकर अगर कोई काम कर रहा है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक शासन पहुंचाने का काम हो रहा है, सुविधाएं पहुंचाने का काम हो रहा है, और हर योजना का लाभ हर एक व्यक्ति को मिले, उसके लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम कर रही है। और लाभार्थी सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे और उन्होंने बताया कि हर एक योजना का लाभ जनता तक पहुंच रहा है और नरेंद्र मोदी जी इस पर लगातार काम कर रहे हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं यूसीसी पर बवाल सीए पर सवाल, और इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और यहाँ पर राजेंद्र चौधरी जी का रुख करते हैं, जो कि प्रदेश महामंत्री कांग्रेस से है। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और क्या कुछ कहना चाहते हैं सीए को लेकर? सीए जो है ना, यशी जी, एक्चुअली सीए से भारत के विकास में कोई लाभ नहीं होने जा रहा। सीए ले आए, अच्छी बात है, पाकिस्तान के हिंदू यहाँ आ ही रहे, उनकी हालात ऐसे हो गए, लेकिन सवाल तो इस बात का है कि सीए लागू होने के बाद क्या हमारा डॉलर मजबूत हो जाएगा? क्या हमारे यहाँ जो है बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? और यशी, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करता हूँ। मैंने एक दिन पहले जब आपने उसे यूसीसी को लेके आपने डिबेट की थी, तो मैंने एक बात रखी थी जिसमें जितने भी पैनलिस्ट थे सब लोग सहमत थे। मेरा कहना यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओ, आप सीए लाओ, कुछ और एक दो चीज जो इनकी और समझते हो लानी वो भी ले आओ। आफ्टर ऑल इन कानूनों से आम जन को क्या लाभ हो? कांग्रेस लाई राइट टू फूड, आज 80 करोड़ लोगों को उसी कानून के मातहत अनाज बांटा जा रहा है। कांग्रेस लाई राइट टू एजुकेशन, हर बच्चे को जो है शिक्षा का अधिकार मिला। कांग्रेस ले आई भूमि अधिग्रहण कानून, किसान को लाभ हुआ अगर उसकी भूमि का अधिग्रहण हुआ। कांग्रेस जो है उसने ऐसे ऐसे कानून बनाए, राइट टू वोट दे दिया 1950 में, महिला को, दलित को, पिछड़े को, गरीब को, अमीर को, सबको दे दिया। अब चुनाव आ गया, अब मैं आपके माध्यम से 2 सवाल करूं। पहला सवाल मेरा यह है कि हमारे यहाँ 5 सांसद हैं उत्तराखंड, प्रत्येक सांसद अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करे, और हमारे हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से जो सांसद रहे माननीय निशंक जी, वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी रहे, वो बतावे कि उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रहते हुए हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में आईआईटी की स्थापना की, आईआईएम की स्थापना की, एनआईआईटी की स्थापना की, केंद्रीय विद्यालय बढ़ाए, कोई और काम किया जो उनके विभाग से संबंधित था। ऐसे ही भट्ट जी हैं, ऐसे ही रानी साहिबा हैं, ऐसे ही माननीय तीरथ सिंह रावत जी हैं, वो सांसद भी रहे और मुख्यमंत्री भी रहे। तो वहां जब आप एनालिसिस करेंगे तो बहुत बड़ा शून्य दिखाई देगा। किसके नाम पर वोट मांगेंगे? सीए के नहीं मांगेंगे, और किस चीज के नाम पर मांगेंगे? वेरी राइट। क्या ये अपने नाम पर वोट मांग लेंगे? है कोई से की हिम्मत? बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जी का आवरण ओढ़ लेंगे। यही हमारे जो सम्मानित मुख्यमंत्री जी हैं धामी जी, मैं जब ये बने मुख्यमंत्री तो मुझे लगा कि उत्तराखंड में एक नया युवा मुख्यमंत्री बना, ये कुछ करेगा, लेकिन सारी भाजपा इसके खिलाफ है, इसे करने नहीं दे रही। और ये भी बेचारे जो हैं धामी जी, ये यूसीसी इसीलिए लेके आए कि कम से कम मैं भी खड़ा हो जाऊं कि साहब मैंने यूसीसी लागू कर दी। अल्टीमेट यशी, मैं बार बार कहता रहा हूं, इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट। इस देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था जिस दिन लागू हुई, जिस दिन ये देश आजाद हुआ, इसके मूल भाव में था कि इस देश के प्रत्येक नागरिक को, अमीर को, गरीब को, महिला को, पिछड़े को, दलित को, आदिवासी को, अल्पसंख्यकों को
सबको इस देश के संसाधनों से जो लाभ सरकार को हो उसमें सबकी थोड़ी 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 सबकी भागीदारी हो। अब हो क्या गया, परसों मेरे बच्चा जो है दिल्ली गया है, उसने रेलवे का टिकट ढूंढा, उसमें पहले बताया 600 का, फिर 1 घंटे बाद ढूंढा तो 800 का हो गया, फिर जब उसने रात को बुक करा तो 1000 का हो गया। सरकार थोड़ा ही, ये तो बिजनेसमैन है। रेल के टिकट में भी आप जो है पेट्रोल का देखो, रामदेव जी की बात पे मैं भी चक्कर खा गया था जब 2013 में रामदेव जी ने नारा दिया और मोदी साहब ने, रामदेव ने कहा 35 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा, डॉलर 45 रुपए का हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा फिगर बता दिया कि इतनी हमारी इकोनॉमी भी नहीं है कि स्विस बैंक में जमा। ठीक है राजेंद्र जी, वापस हाँ जी, फटाफट अपनी बात को पूरा करिए, हम वरिष्ठ पत्रकार को। और बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है कि हिंदुस्तान की सर्वोच्च अदालत के आदेश के बाद भी 26 दिन तक जो सरकार ये कहती थी कि मैं स्विस बैंक का पैसा लेके आऊंगी, काला धन वापस आएगा, सस्ता हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी यशी 26 दिन में सिर्फ 24,000 इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब ये सरकार नहीं दे दी। ये क्या इस देश की जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं कि आप सीए एनआरसी दिखा के कर लेंगे? ठीक है, अगर इस सरकार में दम था काला धन लाती, ठीक है इस सरकार में दम था जी, तो कम से कम। राजेंद्र जी रुक जाइए, वापस आते हैं आपके पास। सुभाष जी, सुभाष जी आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? हाँ यसी जी। जी सुभाष जी, मेरा सवाल आपसे है, सीए को लेकर क्या ये जो वोट कहा जा रहा है कि वोट की राजनीति की जा रही है, गौरव जी इसके बाद मैं आऊंगी आपके पास, यहाँ पर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वोट की राजनीति की जा रही है, इसके टाइमिंग्स पर सवाल उठ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बेरोजगारी का मुद्दा इंपॉर्टेंट है, महंगाई का मुद्दा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सीए को लेकर आ गए हैं, और अगर सीए को लेकर आए और इनको लगता है कि बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा इतना ही इंपॉर्टेंट है तो सीए के नाम पर तो वैसे भी वोट नहीं मिलेगा, फिर विपक्ष को किस बात की चिंता? नहीं, ऐसा आप सोचती हैं? हेलो जी जी जी, कंटिन्यू करिए। आवाज आ रही है क्या? जी जी जी, कंटिन्यू करिए प्लीज। आवाज आ रही है? आपको आ रही है? आपको मिल पा रही है मेरी आवाज? बेचारे गौरव जी बहुत उतावले हो रहे हैं बोलने के, गौरव जी बहुत उतावले हो रहे हैं बोलने के लिए, आप उन्हें बोलने नहीं दे रही हैं। फिलहाल ये है कि अब आते हैं इन आपके मुद्दे पे आते हैं, उससे पहले 3 दृष्टांत मैं दे देता हूं जी। यूसीसी उत्तराखंड में लागू हुआ और उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता उसका नाम रखा गया, लेकिन उस समान नागरिक संहिता में कहा गया कि फला के लिए लागू नहीं हुआ, चिला के लिए लागू नहीं होगा, उसके लिए लागू नहीं होगा, उसके लिए लागू नहीं होगा। अभी वैसे ही ये सीएए लागू हुआ। अब सीएए में बताया गया ये उसके लिए लागू नहीं होगा, ये उसके लिए लागू नहीं होगा, ये उसके लिए लागू नहीं होगा। और हमारे देश के बुद्धिमान प्रधानमंत्री जो कभी चुप होते ही नहीं, उन्होंने कहा कि हम तो ड्रेस देख करके पहचान लेते हैं कि ये कौन सा आदमी है। तो इतना पारखी प्रधानमंत्री जब कानून बनाएगा और इतने पारखी प्रधानमंत्री का जब मुलाजिम कानून बनाएगा तो वह ऐसा ही कानून बनाएगा कि इस ड्रेस पहनने वाले पर लागू होगा, इस दाढ़ी वाले पे लागू होगा, इस टोपी वाले पे लागू नहीं होगा। और ये लोग इस देश की संरचना कर रहे हैं। लेकिन इन नादानों को मैं बता दूं कि जिस जिन्ना ने मुस्लिम राष्ट्र बनाया, वो जिन्ना भी पाकिस्तान को इकट्ठा नहीं रख सका। वहां भी शिया और सुन्नी के दंगे होते हैं और वहां भी बांग्लादेश अलग हुआ। जो नेपाल हिंदू राष्ट्र बना, वहां भी हिमालय और तराई का झगड़ा होता है, उसके दंगे होते हैं। गोरखाली और मैदानी का वहां झगड़ा होता है। बेसिकली ये इंडलेस नफरत है। हमारे लिए वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई हो, अगर वो बांग्लादेशी है तो हमारे लिए वो बांग्लादेशी होना चाहिए। अगर हमारे लिए वो हिंदू है, वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर वो पाकिस्तानी है तो हमारे लिए वो पाकिस्तानी है।
अगर हमारे लिए वो अफगानिस्तान का है तो हमारे लिए वो अफगानिस्तानी है। लेकिन जब आप टोपी देख के, दाढ़ी देख के और राम जी देख के और रहमान जी देख के जब आप ये कानून बनाने लगेंगे तो आप यकीन मानिए इतना बड़ा देश को आप इकट्ठा नहीं रख पाएंगे। और लोगों की जो चिंता है, आप जो कहते हैं विपक्ष को बेचैनी, विपक्ष को बेचैनी नहीं है। विपक्ष को बेचैनी इसलिए है कि जिस समय कांग्रेस ने इस देश को सेकुलर राष्ट्र बनाया था, कांग्रेस ने इस देश को वेलफेयर स्टेट बनाया था, कांग्रेस के लोगों ने आहुति दी थी, मैं कांग्रेस का पक्ष नहीं ले रहा, तो जाहिर है उसको दर्द होना स्वाभाविक है। वो देख रहा है कि यह देश बिखर जाएगा। वो हर आदमी देख रहा है जो एक लोकतांत्रिक देश, अनेकता में एकता का नारा वाला हमारा देश, वो देश हमारा, उसकी ताना बाना जो है वो बिखर जाएगी। इसलिए मूल बात यह है कि जिसको चिंता है उसको इस वजह से चिंता है, और जिन मूर्खों को चिंता नहीं है उसको, उन मूर्खों को 5 किलो अनाज के कारण चिंता नहीं है, उन मूर्खों को जय फलाना जय ढिमकाना के नारे के वजह से चिंता नहीं है, और कुछ लोगों को इसलिए चिंता नहीं है कि उनका पगार उनको टाइम पर मिल जाता है। इतनी बात है। ठीक है गौरव जी। ऋषि जी, मैं बहुत देर से, मेरे सामने बड़े वरिष्ठ इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए हैं, इनमें से एक इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने मुझे देश की स्थिति के बारे में बता दिया। मैं विपिन जी आपसे 2 बातें पूछना चाहता हूं। आप आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर हम अरविंद केजरीवाल जी को कह रहे हैं कि वो ईडी के समक्ष पेश होइए और अपना स्पष्टीकरण दीजिए, उनको प्रॉब्लम क्या है? आपके सारे सीनियर नेता, चाहे वो सत्येंद्र राजेंद्र जी, मैं इसके बाद आती हूं, चाहे वो आपके शिक्षा मंत्री हो और आपके लाइन से जो नेता लगे हुए हैं, वो सब जेल जाने की कगार में खड़े हैं, और आप हमें ईमानदारी का और डेवलपमेंट का पाठ पढ़ा रहे हैं। जिस हिसाब से आपने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया सारी दुनिया जानती है। और पांडे जी, अभी आपके मंत्री गणेश जोशी पर ऐसे बहुत देर से सुन रहा था, मैं आपकी बहुत देर से सुन रहा था, क्या उनके घर पे ईडी भेजी आपने? आप मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बहुत देर से सुन रहा था, और मेरे बड़े वरिष्ठ, मैं बहुत सीनियर है क्योंकि मेरा पहली बार मिलना हो रहा है सबसे, क्योंकि मैं गांव में रहता हूं जागेश्वर में, इसलिए आप जैसे गणमान्य लोगों से मेरा मिलना नहीं हो पाया। आज सबसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी भी हो रही है और बड़ा हर्ष भी हो रहा है। और एक हमारे बड़े भाई बैठे हैं राजेंद्र चौधरी जी, जो कह रहे हैं कि कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, हमारे 5 सांसदों ने क्या किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जिस रोड की आते हैं ना दिल्ली से भी देहरादून, वो हमारे सांसदों की देन है। आप जिस में जाते हैं, एक मिनट चौधरी जी सुनिए, बिल्कुल कोरा झूठ सुनिए, और जिस हिसाब से टूरिज्म, चौधरी जी सुनिए, मेरे पास भी सारे जियो के पेपर रखे हुए हैं, और जब 4 धाम यात्रा में करोड़ों लोग पहुंचते हैं ना, वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की देन है और उस डबल इंजन की सरकार की देन है। और जब आईएम्स काशीपुर की बात करते हैं ना, वो भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की देन है। और जब ऋषिकेश एम्स की बात करते हैं, वो भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है। और जब से ये डबल इंजन की सरकार आई, चौधरी जी मैं भी आपके आगे हाथ जोड़ सकता हूँ, आप बहुत वरिष्ठ हैं, आपने मुझे इकोनॉमिक्स का पाठ पढ़ा दिया, डॉलर कहाँ चला गया, पाकिस्तान की करेंसी बहुत आगे बढ़ गई। आप शर्म कीजिए, आप लोग सैनिकों पे क्या कहते हैं, ठीक है राजेंद्र जी, ठीक है, एक सेकंड विपिन जी, एक करके बोलिए, ऐसे डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। राजेंद्र जी पहले आप जवाब देंगे। राजेंद्र जी ठीक है, गौरव जी सुन लीजिए अब जरा। प्रॉब्लम क्या है? क्या धर्म के आधार पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो लोग हम देश में, आपको उनसे प्रॉब्लम है क्या? नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके झूठ से हमें प्रॉब्लम है। यशी मुझे हाँ ठीक है, राजेंद्र जी को सुन लीजिए जरा, गौरव जी सुन लीजिए 1 मिनट। लोग सरासर इस देश के नागरिकों को भड़काने का काम कर रहे हैं, ये कांग्रेस के तुष्टीकरण के कारण, गौरव जी सुन लीजिए, कांग्रेस के तुष्टीकरण के कारण ही कांग्रेस की स्थिति हो गई है कि उनके युवराज को, राहुल यान को, जो 19 बार लॉन्च है, 20वीं बार फिर लॉन्च होने की तैयारी कर रहे हैं। यशी मुझे आप एक मिनट का समय दें, मैं पूछना चाहूंगा गौरव यान है ना, ठीक है राजेंद्र जी, 1 सेकंड, गौरव जी को म्यूट करिए प्लीज, गौरव जी रुक जाइए प्लीज। राजेंद्र जी, ये गौरव मेरे छोटे भाई हैं, इन्हें बेचारों को जानकारी कम है या इन्हें वहां से इनके केंद्रीय ऑफिस से नहीं मिली। ऋषिकेश एम्स की स्वीकृति मनमोहन सिंह ने दी, और जब आचार संहिता जिस दिन लागू होगी उसी दिन उसका उद्घाटन होना था। ये थपलियाल जी को और इस उत्तराखंड राज्य के तमाम वरिष्ठ राजनीतिक लोगों को जानकारी है, और अगर आपको डाउट है तो आप राइट टू इंफॉर्मेशन में पता कर लो। नंबर 1। नंबर 2, यशी अगर जुर्म मैंने किया है तो विपिन खन्ना को
जेल नहीं भेजा जा सकता। शराब कांड की जिसकी बात हो रही है दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूं, उसके मंत्री थे जैन जेल में, और संजय सिंह क्या थे, संजय सिंह भी मंत्री थे, उन्हें भी जेल भेज दिया। केजरीवाल को नोटिस दे रहे, अरे आप नोटिस दो, गौरव पांडे जी आप जाओ आज मुख्यमंत्री से मिलो कि जिस समय ये गणेश जोशी के खिलाफ मामला हो रहा है, वन वाला मामला हुआ 17 से 22 के बीच में, बीज वाला प्रकरण हुआ त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ, शराब कांड हुआ हरिद्वार में 250 लोग मर गए, किसे जेल भेजा, किसकी जांच हुई? नंबर 2, आप बताओ अजीत पवार बेईमान है या रोहित पवार बेईमान? आप बताओ हेमंत विश्व शर्मा बेईमान है या चौहान साहब बेईमान? आपके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, डबल स्टैंडर्ड से डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। आपकी पार्टी में अगर मैं आज शामिल हो जाऊं, मैं एकदम क्लीन चिट, एकदम ड्राई क्लीन। जिस चौहान साहब को आप 24 घंटे पहले तक आदर्श हाउसिंग घोटाले का मुख्य अभियुक्त बता रहे थे, आज उसने इस्तीफा दिया, कल बीजेपी ज्वाइन की, तीसरे दिन राज्यसभा सदस्य। ये आपके गौरव जी मैं चाहता हूं, ठीक है राजेंद्र जी, एक सेकंड। हाँ जी, मैं चाहता हूं दुनिया भर के लोग जो ज्ञानी हो, विद्वान हो, अगर वो हिंदू ही हैं तो बहुत अच्छी बात है, सिख हैं और भी अच्छी बात है, उन्हें भारत में लाया जाना चाहिए, मैं इसका विरोधी नहीं हूं। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि 13 रुपए किलो चीनी क्यों नहीं मिली, 35 रुपए लीटर का पेट्रोल कहाँ, काला धन आप कह रहे थे वहां से लावेंगे यूरोप से, स्विस बैंक से, ठीक है, ठीक राजेंद्र जी रुकिए, क्योंकि वक्त भी कम है, मुझे सब बहुत सारे लोगों की रिएक्शंस भी इस पर लेने, रुक जाइए। गौरव जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा। गौरव जी एक सेकंड अनम्यूट कीजिए, गौरव जी अनम्यूट कीजिए। नहीं राजेंद्र जी माफी चाहूंगी, आज वक्त की बहुत कमी है हमारे पास, समझिए समझिए। गौरव जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। गौरव जी ठीक है, गौरव जी का रुक करेंगे, विपिन जी अपनी बात को पूरा कर लीजिए, उसके बाद गौरव जी पर आते हैं। विपिन जी आपको आवाज आ रही है? जहाँ पर उनकी सरकार होती है तुरंत गाड़ी पकड़ते हैं दिल्ली की या पंजाब की, लेकिन यहाँ पर अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर इनसे हम बात करें तो एक भी बात का ये जवाब नहीं दे पाएंगे। आज ये सांसदों के कसीदे गढ़ रहे हैं और इनका एक भी सांसद अपनी सांसद निधि खर्च नहीं कर पाया, ये भी इनको पता होना चाहिए। और जो ये बात कर रहे हैं कि शराब घोटाले में केजरीवाल जी ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं, तो इनके गणेश जोशी के पास कौन सी ईडी गई? इनके मेयर सुनील उनियाल गामा जो चाउमीन बेच के करोड़पति बन गए, उनके पास कौन सी ईडी गई? उद्यान घोटाले में ये लोग मुंह छुपाते फिरे और सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, यहाँ ईडी क्यों नहीं भेजी गई? तो भ्रष्टाचार में अखंड डूबी हुई भारतीय जनता पार्टी के पास केवल सड़कें नापने के अलावा दूसरा कोई भी सवाल का जवाब नहीं है। ये रोजगार पर जवाब नहीं दे सकते, ये महिला सुरक्षा पर जवाब नहीं दे सकते। महिला सुरक्षा की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसमें एक देश की एक राज्य में महिला को निर्वस्त्र कर घुमाया गया, उस पर इनका कोई जवाब नहीं है। अपने उत्तराखंड राज्य में अंकिता भंडारी हत्याकांड, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता शामिल है और जिसको वीआईपी कहा जा रहा है, उस पर ये बात करने को तैयार नहीं है। इनसे जो बात कहें बस या तो कांग्रेस जिम्मेदार या ये सड़कें गिनवा देते हैं अपनी। ठीक है, इसके सुभाष जी धार्मिक सुभाष जी मैं आती हूँ, सुभाष जी आपका रुख करते हैं। धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति चल रही है, ऐसा विपक्ष कह रहा है, इससे इत्तेफाक रखते हैं आप? बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं। आप ये बताइए कि कोरोना खत्म हुए कितना दिन हुआ? काफी टाइम। ये लोग जो कोरोना का बहाना कर रहे हैं कि सीएए कोरोना में इसलिए लेट हुआ, कोरोना का रोना जारी है। कोरोना खत्म हुए कितना दिन हुआ? कोरोना खत्म हुए इतने 2-2 साल 3 साल हो गए, इनको सीएए की याद नहीं आई। आज जब इलेक्शन की अधिसूचना जारी होनी है तब याद आई। तो निश्चित तौर पे अगर विपक्ष कह रहा है तो इसमें गलत क्या कह रहा है? ठीक है, पीसी तपलियाल जी कोई फायदा नहीं। सबसे बड़ी समस्या आपके पोलियो ड्रॉप बदल गया, आपने कितने पैसे दिए थे? चवन्नी वाला जो छपरा है उसके कितने पैसे दिए? ये जो आज की तारीख में जितना सबसे गंभीर इशू ये है कि इस देश में हिंदू रहता है, विभिन्न मुसलमान रहता है। हम फौज में रहे, 65 के
युद्ध में हमारे मुस्लिम साथी ने पाकिस्तान के टैंक तोड़ दिए। और आज मेरे देश में नमाज पढ़ने वाले हमारे देशवासियों पे एक पुलिस वाला लात मार रहा है, उन पुलिस को कहां जाएगी? ये जो धर्म के ठेकेदार पाकिस्तान के उत्पीड़न वालों को देख रहे हैं, कल पाकिस्तान उन्हीं उत्पीड़न के आवरण के अंदर खुफिया लोगों को भेजेगा जो भारत की पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे। इनको ये नहीं मालूम कि कोई भी व्यक्ति पे किस तरह ये नापेंगे कि ये आदमी देशद्रोही है कि देशभक्त है। हो सकता है कि वहां जो पाकिस्तानी है वो हिंदू होते हुए भी अपना राष्ट्रभक्ति, जैसे ये यहाँ पे राष्ट्रभक्त हैं, वो राष्ट्रभक्ति का आवरण पहनकर और यहाँ आकर हमारी जगह जगह सूचना लीक करेगा, आर्मी से करेगा, राजधानी से करेगा, फिर क्या होगा? आतंकवादी धर्म की आड़ में यहाँ पे आएंगे, फिर क्या होगा? ये सत्ता के भूखे, इनको मालूम नहीं देश को बेचने में जा रहे हैं। ठीक है, गौरव जी का रिएक्शन, उसके बाद राजेंद्र जी। गौरव जी फटाफट अपनी बात को पूरा करेगा। हाँ जी गौरव जी। मैं सारे मेरे सीनियर्स बैठे हैं इधर, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ बस, उनको सीएए से प्रॉब्लम क्या है? एक, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। गौरव जी मैं जवाब दे रही हूँ ना, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। सब आपसे ये कह रहे हैं कि भैया महंगाई बेरोजगारी पर भी ध्यान दे दो, सीएनआरसी हो गया, सीएनआरसी भी हो गया, यूसीसी भी हो गया, सारी चीजें हो गई। आप बेरोजगारी पर ध्यान दे दीजिए, महंगाई पर ध्यान दे दीजिए और जो उत्तराखंड के बेसिक मुद्दे उन पर ध्यान दीजिए। आती सुभाष जी, उत्तराखंड में किस हिसाब से सुभाष जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डे बाय डे नौकरियों का पिटारा लगा रहे हैं। ठीक है सुभाष जी, युवाओं को नौकरी देने मैं की बात हो इनसे रही है। मैं गौरव जी से, मैं गौरव नहीं हमेशा सवाल खड़े यही नहीं करेंगे। ये बताएं कि सीएए लागू करना जरूरी क्यों है? अगर सीएए से प्रॉब्लम क्या है ये बाद में लोग बताएगा, सब बता रहे हैं, पहले ये बताइए कि लागू करना इतना जरूरी क्यों है? नकल कानून बना के इतने सारों को जो बाहर किया जब कुछ नहीं था। हमारे युवा मुख्यमंत्री अपनी पूरी ताकत के साथ इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुद्दे पे आइए, भटकाइए मत, मुद्दे पे आइए, भटकाइए मत। राजेंद्र जी 30 सेकंड है आपके पास। राजेंद्र जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा। मुद्दे पे आइए। आपको सीएए इतना जरूरी क्यों है? पांडे जी, सीएए इस देश के लिए इतना जरूरी क्यों है? कहूंगा, 2 सवाल करूंगा। और गौरव जी, मुझे सीएए से कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल 0%। मुझे आपत्ति है कि यूसीसी की जो बात है, आप उत्तराखंड में मूल निवास तक का तो निस्तारण नहीं आपसे, वो आप यूसीसी की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज, मैं गौरव भाई से सिर्फ 2 बातों पे जवाब चाहूँ। जो कॉर्पोरेट, राजेंद्र जी वक्त की कमी है, फटाफट अपनी बात को पूरा करिए। सेकंड रुक जाओ। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस पे आप क्या कहेंगे? नंबर 1। नंबर 2, जो ये पेपर लीक हुए जिसमें युवाओं का जो है भविष्य खराब हो गया, देश में सैकड़ों हजारों बच्चे जो हैं वो निराश हो गए, ड्रग एडिक्ट हो गए, लाखों बच्चे जो हैं निराश हो गए, घर बैठ गए, सैकड़ों की तादाद में आत्महत्या कर ली। उसके बारे में आप किसे दोषी देंगे? नेहरू जी को? बताओ, आप यही इसी चैनल पे बताओ। और ये चैनल हमेशा से अच्छे मुद्दे उठाता रहा। गौरव जी फटाफट जवाब दीजिए। दोगे तो मुझे खुशी होगी। गौरव जी फटाफट। मैं बड़ी विनम्रता के साथ, बड़ी शालीनता के साथ राजेंद्र जी को एक बात बोलना चाहता हूँ। ठीक है। देश का सबसे सख्त नकल कानून अगर किसी ने बनाया तो उत्तराखंड ने बनाया, हमारे जैसे चलिए ठीक है, माफी चाहूंगी राजेंद्र जी, माफी चाहूंगी। चर्चा यही समाप्त करनी पड़ेगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे, जहां एक ओर उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुई तो वहीं देश में सीए लागू हो गया है, जिसका विरोध विपक्ष कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको प्राथमिकता पर रखना चाहिए था, लेकिन सरकार सीए और यूसीसी में जनता को उलझाना चाहती है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्य